नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के चौथे दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा प्रत्याशी ने दावा किया कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। बसपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और बसपा की विचारधारा से जुड़े लोगों पर पूरा भरोसा है। विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम के टिकट पर लड़कर चुनाव हारने के बाद बहुजन समाज पार्टी में फिर से शामिल होने के सवाल पर गुड्डू जमाली ने कहा कि मेरा जन्म ही बसपा में हुआ है, मेरी आत्मा बसपा में बसती है। विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमएम से मिले सहयोग पर उन्हें धन्यवाद दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मिली हार के सवाल पर बसपा नेता ने कहा कि उस समय बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग और प्रशासनिक दखलंदाजी हुई थी, जिस कारण से मुझे हार मिली। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इटावा, मैनपुरी से कई हजार लोग मुलायम सिंह को जिताने आए थे। अगर धांधली नहीं होती तो मेरी जीत निश्चित थी। समाजवादी पार्टी द्वारा आजमगढ़ को अपना गढ़ बताए जाने के सवाल के जवाब में शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि इस बार भ्रम टूट जाएगा और मैं तो गुजारिश करूंगा कि डिम्पल जी चुनाव लड़े या उनके परिवार का जिससे हार के बाद ये न रहे कर सके कि प्रत्याशी कमजोर था। कहा कि अब समाजवादी पार्टी प्रधानी चुनाव भी नहीं जीतेगी। बीएसपी प्रत्याशी ने कहा कि उपचुनाव में मुस्लिम समाज विधानसभा जैसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में की, जबकि उनकी बिरादरी के लोगों ने भी भाजपा को वोट कर दिया। इसलिए अब मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय बहुजन समाज पार्टी का है। बसपा का पहला सांसद आजमगढ़ में से था और इस बार भी उपचुनाव में जीत दर्ज करके बहुजन समाज पार्टी का नया उदय होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। आपको बता दें कि जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी इसमें। सर, एमआईएम से फिर बसपा में वापसी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म बसपा में हुआ है, मैं बसपाई हूँ। मेरा जो कहते हैं ना, आत्मा बसपाई है। ठीक है, वो एक फेस था। एमआईएम का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है। उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम। और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा में है और मैं अपने ओरिजिनल घर में हूँ। ठीक है सर, 2014 में आपने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, 2019 में चुनाव हुआ, अब जो है तो उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं उसमें क्या कहूँ, मैं कहूँगा तो कहेंगे एवरीबडी नोज द फैक्ट कि कैसे उनको मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। मेरा ये मानना है, उस वक्त हमको बहुत हमें पूरा विश्वास, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई हजार लोग, कम से कम 5-7 हजार लोग मैनपुरी, इटावा के आके अलग अलग गाँव में घुस गए थे, जिन्होंने बाद में बूथ कैप्चरिंग की भी किया। मैंने उस वक्त के जिला अधिकारी, डीएम, डीआईजी, कमिश्नर सबसे मैं कहता रहा, मैंने कहा देखिए इस तरह से हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग ये तो चाहते थे कि फेयर चुनाव हो, मगर बेबस थे। मैं नाम नहीं ले सकता अधिकारियों, कहते थे शाह आलम भाई वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि उस वक्त सीएम कौन था, यही थे जो आज हमारे सांसद गए छोड़ करके। तो अब वो दौर गया। अब मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम फेयर चुनाव होगा। जनता जो निर्णय देगी उसको सलाम है, उसमें क्या है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा तो गढ़ है और हम उनके गढ़ का इस घमंड का जवाब जनता दे। उनका इस भ्रम से उनको वापस आ जाना चाहिए। और मैं तो उनसे कहूंगा कि किसी छोटे मोटे आदमी को ना भेजेंगे यहाँ लड़ने के लिए। नाम चल रहा है ना उनकी पत्नी का, उन्हीं को भेजें या और भेज दें किसी और को अपने परिवार से, ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि कमजोर मोहरा था इसलिए हार गया। हाँ। मुकाबला किससे मान रहे हैं, भाजपा से रहेगा या जो है? अब देखिए, ये जरा चलने दीजिए, देखते हैं। क्या भ्रम की स्थिति है माइनॉरिटी में इस बार? क्या एकदम क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। भैया एक मिनट बहस ना करो,
आप हमसे बात करिए, आप अरे छोड़ो आप उधर के। देखो कोई भ्रम नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा अवेयर हैं क्षेत्र के बारे में। आप जाइए और लोगों से पूछिए। देखिए उस वक्त एक माहौल बना, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उस वक्त माइनॉरिटी या कुछ एक ऐसा चुनाव हो गया कि वो जो वोटर थे वो दो खेमे में बंट गए, एक जो सरकार के पक्ष में थे और एक जो सरकार के विपक्ष थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, पोलराइजेशन हुआ। उसमें माइनॉरिटी का भी बहुत बड़ा पोलराइजेशन हुआ और एक तरफा वोट सपा को गया। इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन इस बात को भी पूरे घमंड से कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर माइनॉरिटी ने किसी प्रत्याशी को इतना वोट दिया तो वो शाह आलम गुड्डू जमाली ही हैं। 37,000 वोट लेके बैठा हूं मैं मुबारकपुर में उस तूफान में भी। और अब क्या हुआ कि माइनॉरिटी को भी एक बात समझ में आई कि भाई हमने तो पूरी ईमानदारी से पूरे प्रदेश में वोट दिया, लेकिन जिस दल और जिन लोगों को वोट देते हैं, जो समाज उस पर जिस दल को लीड करता है, उन्हीं समाज के लोग, वही लोग भाजपा को भी वोट करते हैं। झूठ मूठ में एक भाजपा से इम्यूनिटी खड़ी कराई इन्होंने। सीएम इनको बनना है, पीएम इनको बनना। माइनॉरिटी के किस आदमी को सीएम पीएम बनना है? आपने झूठ मूठ अपना उल्लू सीधा करने के लिए माइनॉरिटी को एक खड़ा करके दुश्मन की तरह से खड़ा कर रखा है भाजपा से। हम क्यों लड़े? हमने सबसे लड़ने का ठेका ले रखा है। जिस समाज से मैं भी हूं, इसलिए बात कहता हूं कि हाउ फार वी आर कंसर्न, यू विल टेक द ओथ ऑफ सीएम। कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं लेगा। हम क्यों लड़े किसी से भाई? हमारी क्या दुश्मनी है? ये एक क्रिएट किया हुआ फोबिया है, वो माइनॉरिटी भी उससे अब बाहर आना चाहती है। इनको सीएम बनना है, ये खुद जाके लड़ें। इनको मालूम है कि इनकी हैसियत नहीं, 8% की आबादी इनकी है। ये एमपी एमएलए छोड़ दीजिए, प्रधानी नहीं जिता पाएंगे। अब वही दिन आने वाला है। अब मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं इस बात को, यू टेक माई वर्ड, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज ट्रूथ। आने वाला दिन बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले अभी 27 में होगा अब चुनाव, आप देखिएगा सरकार बनाएगी। तो सर चुनाव से लगता है कि बसपा एक नया उदय होगा? बसपा जरूर होगा। ये वही जमीन है जहां से बसपा का पहला एमपी जिता के भेजा था। और जो लोग भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, ये चुनाव उनके लिए एक जवाब होगा। में सर क्या रहेगा आपका, जैसे अगर कुछ योजना है? मैं कहूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। कहना क्या है, हम बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बता दें। देखिए आप लोग क्या है, मैं सच बोलने पे बिलीव करता हूँ। सच बोल के ही मांगना वोट अच्छा रहता है, क्यों किसी को भ्रमित करके मांगना। 2 साल का भी पूरा कार्यकाल नहीं बचा, मात्र 1.5-2 साल का है। मैं एक ईमानदार जनप्रतिनिधि की तरह अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा करूंगा। आप भी जानते हैं कि मैं धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करता। मेरी राजनीति का आधार समाज का कमज़ोर और गरीब तबका है। बहुजन समाज पार्टी ही उसी का एक मिशन है। दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट इट इज़ ए मिशन। हम लोग उसके मिशनरी वर्कर हैं। मैं ये कोशिश करूंगा और प्रूफ करूंगा अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों की सेवा करके कि मैं इस लायक हूं, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के अंदही गांव में एक परिवार के खिलाफ टिप्पणी करने दूसरे परिवार पर भारी पड़ गया। बात बढ़ी तो दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडा और बल्लम का प्रयोग होने लगा। एक पक्ष के लोगों ने बल्लम से किशोर की हत्या कर दी। घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत किशोर सूरज यादव कक्षा 10वीं का छात्र था। घटना के बाद एक पक्ष के 4 लोग जहानागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराने पहुंच गए, जिन्होंने मरहम पट्टी के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गांव के परदेसी यादव एवं चतुरी यादव भाई हैं। एक पक्ष के परिवार में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे लेकर दूसरा पक्ष अक्सर टिप्पणी करता था। बुधवार को दिन में इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच झगड़ा हुआ, जो कुछ देर बाद शांत हो गया। रात 10 बजे सुबह की बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे व बल्लम से लैस होकर आमने सामने हो गए। बल्लम से हमले में सीताराम का पुत्र सूरज यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हुए। इसमें एक पक्ष के परदेसी, उनकी पत्नी दुर्गावती, पुत्र धर्मेंद्र यादव और राधेश्याम यादव, जबकि चतुरी पक्ष के सीताराम, उनकी पत्नी लीला देवी, पुत्र संदीप यादव, धीरज यादव, नीरज यादव, चतुरी के पुत्र सोनू शामिल हैं। चतुरी पक्ष के सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जमीनी विवाद था। हम लोग रात को खाना खाने बैठे थे, जा रहे थे खाना खाने, तब तक ये लोग अचानक से आए, गाली गलौज देते हुए और मारपीट चालू किए। हम लोग निहत्ते थे, हम लोग को मारने लगे और बल्लम लेके आए थे। बल्लम से जो है 3 बच्चों को घायल कर दिया, हमारी बीवी को घायल कर दिया। एक बच्चे को
सीने में मार दिया, वो तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। ये दूसरी मौत किससे विवाद था नहीं। आपका और क्यों, किस कारण से विवाद था? जमीनी विवाद था, हमारा पटीदार है क्या नाम है? परदेसी यादव। विवाद जमीन का था? हाँ, जमीन पुरानी का। जमीन का विवाद। तो कहीं आप उससे संबंधित थाने वाने पे नहीं गए थे? काहे थाने पे गए थे, हम थाने पे गए थे, थाने पे हमने एनसीआर दर्ज करवाया था और उसमें अपील भी हुई थी, सुनवाई भी हुई थी, फिर भी ये लोग नहीं माने, ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए आए और हमको हमारे घर के बरामदे में घुस के मारे हैं सर। कितनी उम्र थी बच्चे? बच्चे की 15 साल उम्र है। और कितने लोग घायल हैं परिवार में? परिवार में पाँच लोग घायल हैं। उनको गंभीर चोटें आई हैं? हाँ, देखिए हमको खुद ही देखिए, ये देखिए कपार फटा हुआ है, ये देखिए कपार फटा हुआ है, बीवी के ऊपर छल बल्लम लग गया है, उसकी हालत है। एक बच्चे को पेट में 2 जगह बल्लम लगा है। किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी उन लोगों की, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल रात्रि 11 बजे ग्राम अमदही थाना जहानागंज के अंतर्गत आपस में कमेंटबाजी को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट के दौरान एक 15 वर्षीय लड़के को सर में चोट लगी, जिसको जिला अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। देर रात्रि इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में थाना जहानागंज पर धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चारों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना गंभीरपुर अंतर्गत कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे फैजल्लापुर गांव में पिकअप गाड़ी का शीशा तोड़ने को लेकर दयाराम यादव, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, इनको इनके सगे भाई हरिश्चंद्र यादव और भतीजा गुलशन यादव 19 साल पेट में इनके चाकू मार दिया। इनको उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना गंभीरपुर में धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 3 व्यक्तियों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से 1 व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें गठित की गई है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोयनहा बाजार में बुधवार की देर शाम 7:30 बजे पहले बाल कटवाने को लेकर हुए विवाद में नाई ने गांव के शिवशंकर के गले में कैंची घोंप दी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित नाई परवेज को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई। कोयनहा बाजार में शिवशंकर के घर के सामने ही उनके गांव के मोहम्मद परवेज और शिबू का सैलून है। देर शाम वो उसकी दुकान पर बाल कटवाने के लिए गए थे। पहले बाल कटवाने को लेकर नाई से उनका विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि नाई ने कैंची उठाकर शिवशंकर की गले में घोंप दी। घटना के दौरान बाकी जो लोग बाल कटवाने आए थे वो भाग खड़े हुए। इसकी जानकारी शिवशंकर के परिवार वालों को मिली तो उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कप्तानगंज थाना पुलिस ने आरोपित नाई परवेज को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि मृतक के पिता हरिकेश गुप्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को हिरासत में ले लिया गया। उधर शिवशंकर की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजार में सड़क जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी। 2 घंटे बाद पहुंचे एसडीएम निजामाबाद रवि कुमार, तहसीलदार शैलेंद्र सिंह वैसो संजय कुमार ने ग्रामीणों से वार्ता कर आर्थिक सहायता व दोषी को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद यातायात बहाल हो सकी। कल शाम लगभग 7:30 बजे थाना कप्तानगंज अंतर्गत कोयनहा बाजार में मोहम्मद परवेज उर्फ शिबू की नाई की दुकान पर पहले बाल कटवाने को लेकर परवेज व शिवशंकर के बीच झगड़े के दौरान परवेज द्वारा शिवशंकर के गले पर कैंची से वार कर दिया गया। मजरूब शिवशंकर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर इनका उपचार शुरू कराया गया। उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर थाना कप्तानगंज पर एफआईआर नंबर 156/22 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त परवेज को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। अभी की पूछताछ से प्रकाश में आया है कि अभियुक्त की जो दुकान है वो मृतक के घर के ठीक सामने है और शाम के समय बाल कटवाने के लिए मृतक इसकी दुकान पे आए थे। इस दौरान पहले बाल कटवाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान ये घटना घटित हुई। विस्तार से अभियुक्त से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो अग्रिम विवेचना इस संबंध में वो थाना कप्तानगंज के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव में बुधवार की रात 9 बजे रास्ते से पिकअप हटाने से इनकार एक युवक की मौत का कारण बन गया। भाई भतीजे ने बुधवार की रात 8:30 बजे धारदार हथियार से प्रहार कर युवक की हत्या कर दी और घर छोड़कर फरार हो गए। गांव के दिराम यादव रोजी रोटी के सिलसिले में परिवार के साथ गाजियाबाद रहते थे। पंचायत चुनाव के दौरान घर आकर 3 बार ग्राम प्रधान का चुनाव भी लेकिन हार गए। उनको लगा कि गाजियाबाद में रहकर गाँव से चुनाव नहीं जीत सकता, तो 1 साल से घर पर रहकर अगले चुनाव के लिए समाज सेवा में लग गए। खुद का खर्च चलाने के लिए एक पिकअप खरीदकर मेहनगर इंडियन गैस एजेंसी पर लगा दिया।
नामक बाजार में किसी की गैस एजेंसी भी खरीद ली। ग्रामीणों ने बताया कि दयाराम के भाई से बुधवार की दोपहर जमीन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। रात में उस समय फिर विवाद शुरू हो गया जब भाई ने रास्ते से पिकअप हटाकर दूर खड़ी करने को कहा, कारण कि भाई का मकान बन रहा है और उसी रास्ते से बिल्डिंग मटेरियल ट्रैक्टर से आया हुआ था। दयाराम ने पिकअप हटाने से मना कर दिया। इस पर पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि उसके बाद वह भाई व उसके पुत्र ने दयाराम पर धारदार हथियार से वार कर दिया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। आसपास के लोगों ने दयाराम को जिला अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी गाजियाबाद रह रहे पत्नी और बच्चों को दी, जिसके बाद परिवार के लोग घर के लिए निकल चुके थे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में हत्या का मुकदमा 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर एक को हिरासत में ले लिया है। शेष की 2 की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। थाना गंभीरपुर अंतर्गत कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे फैजल्लापुर गांव में पिकअप गाड़ी का शीशा तोड़ने को लेकर दयाराम यादव, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, इनको इनके सगे भाई हरिश्चंद्र यादव और भतीजा गुलशन यादव 19 साल पेट में इनके चाकू मार दिया। इनको उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना गंभीरपुर में धारा 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 3 व्यक्तियों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से 1 व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें गठित की गई है। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने हत्या, लूट, गौकशी, गौतस्करी, शराब तस्करी व रेप जैसे गंभीर आरोपों में संलिप्त 26 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने का निर्देश दिया है। इन सभी अपराधियों की निगरानी की जाएगी। जिले के SP अनुराग आर्य द्वारा जनवरी से अब तक 109 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलकर उनकी निगरानी कराई जा रही है। इसके साथ ही जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनवरी माह से अब तक संगठित अपराध की घटनाओं को अंजाम देने वाले 11 गैंग को रजिस्टर्ड किया गया। जिले के SP अनुराग आर्य का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का ये अभियान चलता रहेगा। आपको बता दें कि जिले के SP अनुराग आर्य द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिले के 26 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। इन अपराधियों में शारिक अली उर्फ मोनू पुत्र मुकारक अली रेप, जिनक उर्फ जिनको यादव शराब तस्कर, हरकीश यादव हत्या, धर्मेंद्र यादव हत्या, मेहताब आलम नकबजनी, तारिक आजमी हत्या का प्रयास, राजेंद्र यादव हत्या, राजू उर्फ सदर गोतस्करी, लालू यादव उर्फ गोलू यादव हत्या, अवनीश राय रंगदारी, योगेंद्र पासी लूट, धर्मेंद्र यादव रंगदारी, राम सिंगार यादव हत्या का प्रयास, सुनील यादव लूट, मोहम्मद तालीम गौतस्करी, मोहम्मद नईम शराब तस्करी, मोहम्मद नदीम शराब तस्करी, अभिषेक पाठक रेप, अदनान गोकशी, प्रमोद यादव शराब तस्करी, विवेक सिंह लूट, अमर सिंह लूट, मक्खन सिंह लूट, शिवपाल मौर्य शराब तस्करी, लालू मौर्य शराब तस्करी व कमलेश यादव पुत्र राम सकल यादव पर हत्या के मामले में हिस्ट्री शीट खोली गई है। आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2022 के अंतर्गत चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत नेहरू हॉल के सभागार में जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय की अध्यक्षता में 70 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी ने उपस्थित मास्टर ट्रेनरों से विगत हुए चुनाव में प्रशिक्षण से संबंधित आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ ही समस्याओं के निदान के बारे में बताया गया। उन्होंने मास्टर ट्रेनरों से कहा कि प्रशिक्षण को गंभीरता एवं पूरे मनोयोग के साथ प्राप्त करें एवं प्रशिक्षण उपरांत मतदान कार्मिकों को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण दें। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने मास्टर ट्रेनरों को प्रोजेक्ट पर PPT के माध्यम से संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर EVM को चेक करे एवं EVM का कनेक्शन कदापि न करे। EVM पर लगे हुए एड्रेस टैग को चेक करें कि संबंधित बूथ का ही है। CU का बैटरी लेवल हाई रहना चाहिए, ये भी चेक करें एवं CU में कैंडिडेट सेट को भी चेक करें। इसी के साथ ही BU में ये भी देखें कि जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे उतने ही नीली बटन नोटा सहित खुला होना चाहिए, बाकी बटन सफेद मास्क से ढका होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन मॉक पोल की प्रक्रिया पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में 90 मिनट पहले ही शुरू कर दी। मॉक पोल के दौरान कम से कम नोटा सहित 50 वोट डलवाएं। मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों का मिलान CU के रिजल्ट से मिलान कर लें एवं VVPAT से निकली हुई पर्चियों से भी मिलान कर लें। अंतिम में मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन अवश्य दबाना है। उन्होंने बताया कि मॉक पोल कराए जाने का प्रमाण पत्र भी भरा जाना है, जिसमें समस्त पोलिंग पार्टियों के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। आगे उन्होंने मतपत्र लेखा एवं पीठासीन डायरी भरने के बारे में भी बताया।
कुंवर सिंह उद्यान में अनावश्यक रूप से व गलत स्थान पर नगर पालिका द्वारा बनवाए जा रहे शौचालय के निर्माण कार्य को रोकने हेतु गुरुवार को भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त आजमगढ़ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर पालिका द्वारा जनता के पैसे की बंदरबाट करने के लिए कुंवर सिंह उद्यान में गलत स्थान पर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में ईओ साहब अनुरोध करने के बाद भी नहीं सुन रहे। कह रहे हैं कि ये काम नगर पालिका का है, नगर पालिका अपने मन से काम करेगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर पालिका की काबिलियत सबके सामने है, जो उसकी साफ सफाई तो हो ही नहीं पा रही। पार्कों का विकास जनता के लोगों द्वारा किया जा रहा है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आ रही। अब इनकी मंशा पैसे की बंदरबाट की है, इसलिए ऐसे कई कार्य नगर पालिका द्वारा आनन फानन में कराए जा रहे हैं, जिससे जनता के पैसे का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। और ईओ तो ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहे और मनमानी पर उतारू हैं। इसकी पूरी जानकारी और जांच की मांग करने हेतु भारत रक्षा दल ने मंडल आयुक्त महोदय को मांग पत्र दिया, जिसे अपर आयुक्त महोदय ने लेते हुए कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आज हम लोग भारत रक्षा दल परिवार कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। वो कोर्ट में बैठ गए थे सर, तो हम लोगों ने अपर आयुक्त जी को ज्ञापन दिया। आप मैटर जानते ही होंगे, कुंवर सिंह उद्यान को लेकर भारत रक्षा दल परिवार आम जनता कितनी लड़ाई लड़ रही है। और वहाँ देखिए 2 शौचालय है और तीसरा शौचालय जहाँ बनाने जा रहे हैं बगल में योगा होता है, बगल में लोग टहलते हैं, बगल में सारे झूला वगैरह आम जनता और भारत रक्षा दल परिवार की तरफ से लगवाया गया है। लेकिन हम लोगों ने ईओ को ज्ञापन दिया तो ईओ ने बहुत ही तल्ख आवाज में कहा था कि नहीं बनेगा तो वहीं बनेगा। जानते ही हैं इस समय नगर पालिका कमीशन के चक्कर में अपना रोजी रोटी चला रहा है। आप वहाँ सौंदर्यीकरण कर दीजिए, पर्यावरण का बढ़ावा दीजिए, पेड़ पौधे लगा दीजिए, फूल लगा दीजिए, कुछ समाज के हित का काम करिए। 2 शौचालय पड़े हैं, वो सारे खराब हैं, उनको आप रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं। तीसरा शौचालय बनाने जा, उसी पे आज हम लोगों ने दिया है और अपर आयुक्त महोदय ने सख्त आदेश दिया है कि इसको तुरंत हम इस पे कार्रवाई करेंगे। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डेलिम संबिम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.